हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग राज्य एवं राज्य क्षेत्र के विषय में, भारत के जो राज्य हैं और राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भारत की। आप लोगों को पता होगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो भारत में भारतीय राज्यों का देसी राज्य थे, उनके विलय और भारत का पुनर्गठन को लेकर के एक समस्या थी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो भारत में देसी रियासतें थी, जो 500 से भी ज़्यादा देसी रियासतें थी, उनका विलय धीरे धीरे हुआ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे या कुछ देसी राज्य ऐसे थे जिनका विलय डायरेक्टली नहीं हो पाया था, तो उसके लिए अलग अलग विधियां तैयार की गई थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपको कुछ पॉइंट है। हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो विलय हुआ है पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद का विलय जो हुआ वो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हुआ। वहीं जूनागढ़ की अगर बात करें तो यहां जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का विलय हुआ। इसके बाद जो तीसरा कश्मीर के विषय में बात किया जाए तो कश्मीर जो है आगे विलय पत्र, ये जो हम बात कर रहे हैं ये 15 अगस्त 1947 तक जो राज्य भारत संघ में शामिल नहीं हुए उनका ये नाम है। तो सबसे पहले हैदराबाद आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है कि हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जुड़ा था। और ये भी आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 4 ऑप्शंस में से आपको ये दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से राज्य का या देसी राज्य का विलय 1947 तक नहीं हो पाया था, 15 अगस्त 1947 तक। तो उसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और आपके समक्ष एक और भी ऑप्शन कोई हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ करके बाकी जो देसी रियासतें थी उसमें से उनका विलय हो चुका था। तो इस प्रकार ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब जो कंडीशंस थी वहां पे अवेलेबल, हम उसकी बात करते हैं कि संविधान के तहत जो है भारतीय राज्यों को, यह संविधान के तहत जो आरंभिक संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके तहत जो है भारतीय राज्यों को तात्कालिक रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो 4 भागों में जो वर्गीकृत किया गया, तो सबसे पहले जो भाग क, हर जगह आप भाग लिखते चले अथवा भाग अगर न भी लिखें तो ये भाग क एक स्थान पे आप भाग क लिख लीजिए, उसके बाद ख, ग और घ। तो भाग क के जो राज्य थे वो ऐसे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत का जो है गवर्नर, यानी एक तरीके से आप ये समझिए कि जो स्थितियां थी, राज्यों वाली जो स्थितियां हैं, वो स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अर्थात भारत के अंतर्गत जो भाग क के राज्य थे, जो ब्रिटिश गवर्नर के माध्यम से शासन जहां चलता था, उसको भाग क के अंतर्गत, यानी उन राज्यों को भाग क के अंतर्गत रखा गया था। दूसरा है राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। राज्य विधानमंडल तो था किंतु शाही शासन था। इसको भाग ख के अंतर्गत रखा गया था। अगला है हमारा मुख्य आयुक्त के अंतर्गत, मुख्य आयुक्त। कुछ राज्य ऐसे थे जो गवर्नर के अंतर्गत नहीं थे बल्कि मुख्य आयुक्त के अंतर्गत थे, उनको भाग ग के राज्य के रूप में नामित किया गया। और अगला और अंतिम है, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 3 तरीके के राज्य देखने को मिले। एक गवर्नर के अंतर्गत, दूसरा राज्य जहां विधानमंडल है और शाही शासन है, तीसरा मुख्य आयुक्त के अंतर्गत, और चौथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। या इस तरीके से और भी चीजों क्षेत्रों को इसमें रखा जा सकता था। तो अगर आपको यह प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक जो संविधान निर्माण हुआ उसमें राज्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है,
क्योंकि ये आगे चल के 3 वर्ग हो गया था, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। अब इसके संबंधित राज्य और राज्य से संबंधित कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, तो राज्य और भारत के मध्य जो संबंध है वो आपको आर्टिकल 1 में, अर्थात आर्टिकल 1 जो है भारत की परिभाषा से संबंधित है कि भारत क्या है, भारत संघ क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा आपको, हालांकि हमने राज्य क्षेत्र और संघ के बारे में चर्चा की थी कल, लेकिन आप यहां पे देख लीजिए कि आर्टिकल 1 जो है ये एक परिचय है भारत का, एक अखंड भारत का, कि भारत है क्या। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। अब इसमें आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्यों का संघ में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, हमने कल भी बताया था कि ये राज्यों का संघ हो गया, ये पूरा हो गया क्षेत्र। इस कंप्लीट को हम देखें तो भारत का राज्य क्षेत्र, लेकिन इसको देखें तो ये संघ हो जाता है। अर्थात जब संघ की बात करें तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं वो आ जाते हैं आपस में जुड़े हुए, और अगर भारत क्षेत्र की बात करें तो यूटीज वगैरह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये हमारा संघ हो गया। अब भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें तात्पर्य क्या है, क्या ये संघों के विलय का क्या ये राज्यों के विलय से संघ का निर्माण हुआ, या संघ निर्मित किया गया उसमें राज्य आकर के जुड़े। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सबसे प्रथम रूप से संघ निर्मित हुआ 15 अगस्त 1947 को एक संघ निर्मित था, उसके अंतर्गत जो है कुछ राज्य आपस में आकर के जुड़े थे, न कि राज्य आपस में जुड़ करके, जिस तरीके से अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि राज्य आपस में आकर के जुड़ करके संघ का निर्माण करते हैं, वो चीजें यहां पे देखने को नहीं मिलती, बल्कि राज्य आते हैं और संघ में जुड़ते चले जाते हैं। 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही संघ का निर्माण हो चुका था। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहां जो है संघ संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया है और राज्य की जो है संप्रभुता नहीं है। अर्थात इस आर्टिकल 1 का तात्पर्य यह है कि राज्य जो है भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। इससे तात्पर्य यह है कि संघ संप्रभु है, राज्यों को संघ से अलग होने का शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्य अखंड है, जबकि संघ अखंड है और राज्यों का जो है राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, बल्कि संघ की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात हालांकि यूटीज को राज्य के रूप में जोड़ा जा सकता है, किंतु संघ से किसी को भी अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे प्रथम आर्टिकल भारत के विषय में, भारत के परिचय के विषय में है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। जब कभी भी संघ की बात होगी तो आप आर्टिकल 1 का उल्लेख अगर आप अपने उत्तर में करते हैं, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में, तो ये आपके लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य होगा। हालांकि प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, इससे तात्पर्य क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 जो है वो किससे संबंधित है, या ये पूछा जा सकता है कि भारत संघ है ये आपको किस आर्टिकल से उद्धत होता है। तो ये सारी चीजों का आप उत्तर आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। उसके बाद आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल फर्स्ट में संघ के विषय में चर्चा हो गई। आर्टिकल 2 जो है उसमें नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना और इसका जो दायित्व है वो संसद को दिया गया। अर्थात यह स्पष्ट है कि राज्यों की सीमा में जो परिवर्तन होगा वो भी संघ का ही दायित्व है। पहले भी आपने देखा कि संघ को ज्यादा मजबूत बनाया गया है और शक्तियां जो है कि भारत वर्ष के संबंध में संघ को दी गई है। इसीलिए नए राज्यों का जो निर्माण होता है, स्थापना होता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, उनका दायित्व जो है संसद को यानी केंद्रीय विधायिका को दी गई है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत देखें तो नए राज्यों की स्थापना और इस राज्यों का जो क्षेत्र परिवर्तन है उससे संबंधित है। इसकी सीमाओं में सीमा या नाम परिवर्तन किया जाएगा, इसकी शक्ति भी संसद के अंतर्गत। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 जो है भारत के परिचय के विषय में दिया गया है। और इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि संसद में जो है विशेष बहुमत नहीं, केवल साधारण बहुमत,
साधारण बहुमत से तात्पर्य ये होता है, हम हालांकि संविधान संशोधन में इन बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि साधारण बहुमत से तात्पर्य होता है उपस्थिति का साधारण बहुमत से तात्पर्य है 50% प्लस 1। जो भी सदस्य संख्या है उसका 50% सदस्य संख्या और प्लस 1। और विशेष बहुमत की अगर बात करें तो 2/3 बहुमत की बात की जाती है। तो साधारण बहुमत से राज्य का निर्माण किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार भारत में जो है संघ को संप्रभु बनाया गया है, न कि राज्यों को। आगे हम देखें तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 368 है, अगर इस प्रकार का कोई भी संशोधन होता है तो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संभव है कि आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन है वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत माना जाएगा, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान स्थिति में देखें तो 29 राज्य और प्लस 8 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। तो ये सूचना है जो आपको जानने की जरूरत है। ये यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन का जो कार्य है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब स्वतंत्रता के पश्चात जो है आपको मैं आयोग लिखा देता हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। फजल अली आयोग। सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई, तो इसके लिए फजल अली आयोग का जो स्थापना है वो 1953 में किया गया। कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वो उसकी विधि क्या होगी, उसका सिस्टम क्या होगा, इसके लिए फजल अली आयोग की नियुक्ति की गई। इसके बाद जो है इसी अनुशंसा के आधार पे जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य का जो पुनर्गठन करना था उससे संबंधित जो है अधिनियम 1956 राज्य संशोधन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन संशोधन अधिनियम आपको 1956 यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके आधार पे जो है प्राथमिक रूप से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आपको आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित होगा कि सबसे पहले कौन सा आयोग आया था, तो फजल अली आयोग आया था और इसकी अनुशंसा के आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था, जिसके माध्यम से प्राथमिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है विधि बनाई गई थी। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि संसद के पास ये शक्ति होती है, संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो राज्य क्षेत्र, अपने राज्य क्षेत्र जो है पड़ोसियों को दे सके या किसी को भी दे सके। ये शक्ति जो है राज्यों को प्रदान नहीं है कि न ही कार्यपालिका को प्रदान है। अर्थात ये विधि निर्माण करने के विधायिका के पास, ये संसद के पास ये शक्ति दी गई है कि राज्य क्षेत्र में अगर आप किसी और के साथ समझौता करते हैं तो विधायिका का समर्थन लेना जरूरी है, क्योंकि विधायिका जो है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात अगर आपको राज्य क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं, और अगर इसको किसी और को डोनेट करना है, किसी अन्य राज्य को या किसी अन्य देश को डोनेट करना है, तो उसके लिए आपको संसद से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। तो ये आपको बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र को अगर दूसरों को सौंपना है तो उसके लिए विधायिका का समर्थन आवश्यक है। ये प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपने देख लिया कि फजल अली आयोग की अनुशंसा पे किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला हम देखें तो चूंकि फजल अली आयोग ने जो अनुशंसा दी थी उस आधार पे सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, तो आगे जून 1948 में धर आयोग। तो आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि फजल अली आपको क्रम बनाने के लिए दे सकता है, हम तीसरा भी लिखवाएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड जो है धर आयोग आया था, ये फर्स्ट जो है फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समस्याओं के समाधान करने के लिए लाया गया था। इसके बाद आप देखें तो धर आयोग ने जो अनुशंसाएं दी
तो भाषाई आधार पे, चूंकि इसको लाया गया था भाषाई आधार पे पुनर्गठन करने के लिए, लेकिन धर आयोग ने भाषाई आधार पे जो पुनर्गठन है उसको उचित न मानते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य के पुनर्गठन की बात की थी। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से प्रशासनिक सुविधा होगी, उसके हिसाब से भाषाई को छोड़ते हुए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। किंतु इससे भी समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाया और इस धर आयोग की अनुशंसाओं को रीड करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये संभवतः पट्टाभी सीतारामैया, तो इन तीनों के द्वारा जो है धर कमीशन की अनुशंसाओं के अध्ययन करने के लिए ये सेकेंड थर्ड समिति का गठन राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के आया था। इसके बाद देखें तो 1949 में जो है इस समिति ने, जेवीपी समिति ने 1949 में जो अनुशंसाएं की गई थी पुनर्गठन का आधार, राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, तो उसको ये भाषाई को इसने भी अस्वीकार कर दिया था और प्रशासनिक सुविधा को ही इसने भी स्वीकार किया था। इसके बाद समस्या ये उत्पन्न हुई कि जो पट्टाभी रामालू है, श्री रामालू, जो गांधीवादी नेता थे, उन्होंने भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो है अनशन पे बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई अनशन के कारण, भूख हड़ताल के कारण। और इनकी मृत्यु के बाद जो है 56 दिन के जो भूख हड़ताल थी, उसके बाद अक्टूबर 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पे जो आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। हालांकि इसके लिए जो है धर आयोग और जेवीपी जो कमिटी है वो भी स्वीकार्य नहीं कर रही थी। इसके बावजूद भी इमोशंस बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहे थे, इस कारण से अक्टूबर 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का, उसमें सबसे पहले आयोग फजल अली आयोग 1953 में, 1948 में धर आयोग और तीसरा जेबीपी कमेटी जो है वो थर्ड आपको इस क्रम में तीसरा आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको अगर सीरियल पूछा जाए तो आपको सीरियल बताना होगा इस तरीके से और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब एक सूचना है वो आप लिख लीजिए, झारखंड बिहार जो वर्तमान बिहार है उसका जो सीमा निर्धारण हुआ 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया था, तो और सबसे अंतिम जो राज्य है वो तेलंगाना का निर्माण हुआ है। ये दो सूचना 2000 में वर्तमान बिहार की जो स्थिति है वो और 2014 में तेलंगाना का निर्माण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नागरिकता के विषयों को देखते हैं। तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भारत में नागरिकता की क्या स्थिति है, नागरिकता किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है और नागरिकता से संबंधित और भी जो कुछ चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाग 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिल जाता है। और भारत में अगर हम प्रारंभ से देखें तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में जो है जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से प्रभावित है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा अनुच्छेद 11 जो है, अनुच्छेद 11 को के अंतर्गत भारतीय नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसकी शक्ति संसद को दी गई है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में जो व्यक्ति होता है केवल भारत का नागरिक होता है, वो किसी राज्य का अलग से नागरिक नहीं होता और इसके निर्धारण की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। इस प्रकार दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एकल नागरिकता भारत में है और संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में जो 5
तरीके के 5 प्रकार। भारत में नागरिकता जो प्राप्त करने की विधि है वो संविधान के अंतर्गत है और काफी एक बेहतर प्रक्रिया बनाई गई है। और आप इसमें देखें तो इसमें 5 प्रकार के, ऐसा नहीं है कि आप जन्म से ही नागरिक हैं। अगर कोई भारत की आजादी के समय कहीं और था और वो भारत का नागरिक होना चाहता है तो ये इतना कटु नहीं है, बल्कि भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की नागरिकता लेने के लिए विभिन्न तरीका है और विभिन्न प्रकार से आप भारत के वैध नागरिक बन सकते हैं। इसमें हम देखें तो सबसे पहला है जन्म के आधार पे। तो भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा है वंश परंपरा। वंश परंपरा यानी कि भारत में अगर उसके दादा दादी थे, पूर्वज भारत के नागरिक थे, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है पंजीकरण। आप भारत में किसी अन्य देश के भी नागरिक हैं तो पंजीकरण के सिस्टम के आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा देशीयकरण। और जो अंतिम है वो अर्जित भूमि के आधार पे। जैसे सपोज कीजिए कि भारत और बांग्लादेश में जो भूमि को लेकर के एक्सचेंज हुआ, तो ऐसी स्थिति में कोई भारत का नागरिक था, वो भूमि अगर बांग्लादेश में चली गई, और कोई व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक था और वो भूमि भारत में आ गई एक्सचेंज के तहत, तो क्या करेगा? क्या व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्राप्त होता है कि वो किस क्षेत्र का नागरिक बनना पसंद करेगा। वो भारत का नागरिक बनना पसंद करेगा या बांग्लादेश का नागरिक बनना पसंद करेगा। ऐसी किसी भी स्थिति में भारत के संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी देश का नागरिक बन सकते हैं, और ये भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो इसमें देखें तो ये सारे 5 सिस्टम है। अगर हम आर्टिकल के अनुसार से देखें, अनुच्छेद के हिसाब से, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजों को विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है। और सबसे पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 6, उसमें पाकिस्तान से जो भारत में प्रवास किए व्यक्ति हैं उसके आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, पाकिस्तान टू भारत जो आए हैं, उनके नागरिकता का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है, पर अगर 1947 में कोई व्यक्ति भारत भूमि पे नागरिक नहीं था तो ऐसा नहीं है कि उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 7 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को गए व्यक्ति के अधिकार के बारे में है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, भारत टू पाकिस्तान गया, उसके विषय में क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से नागरिकता दी जानी चाहिए, उस व्यक्ति के नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात यह है कि अब देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान से भारत आए तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं था, भारत नागरिकता देने के लिए तैयार था। किंतु जो भारत से पाकिस्तान लोग गए तो वहां उनकी स्थितियां सही नहीं थी, उन्हें गलत दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र का विभाजन किया गया या हिंदू मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान का निर्माण किया गया तो वहां मुस्लिमों को अच्छी स्थितियां दी गई, ऐसा नहीं है। बल्कि भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे उनको यहां बेहतर स्थितियां पाकिस्तान में प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से वो भारत में पुनः वापस आना चाहते थे। और यही कारण है कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति और जो पुनः भारत में शामिल होना चाह रहे थे उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया। भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से अगर पुनः वापस आए तो। इसके अलावा है कि भारत से बाहर रहने वाले, भारत से अगर कोई बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, भारत से अगर बाहर रह रहे हैं और उसका जो उद्भव है या उसका जो वंश है वो भारत के अंतर्गत है, उसका उद्भव भारत के अंतर्गत है, उसकी वंश परंपरा भारत के अंतर्गत है, तो ये चीजें आपको जो 1935 से पहले भी अगर आप वो भारत से संबंधित थे तो उनको ये अधिकार दिया गया कि आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स बनाए गए। उसके बाद जो अनुच्छेद 9 है, इसके अंतर्गत जो है नागरिकता समाप्त करना।
नागरिकता समाप्त करना, आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो कहीं विदेशी नागरिक नहीं हो सकता, और वही व्यक्ति अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इन चीज को आपको भारत के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत रखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रवासी के रूप में अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता रहता है तो देशीयकरण के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसे 10 वर्ष से जो है भारत में रहना पड़ता है। तो ये देशीयकरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर वर्तमान में भारतीय नागरिक नहीं था तो 7 वर्ष अगर वो समय बिताता है भारत में तो 7 वर्ष के बाद उसे पंजीकरण प्राप्त हो जाता है। अर्जित भूमि के बारे में हमने बता दिया, वंश परंपरा बता दी और जन्म के आधार पे तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो विभिन्न तरीके से है, और ऐसा सिस्टम बनाया गया कि भारत का नागरिकता अगर कोई प्राप्त करना चाहे और भारत से उसका अगर मानसिक और आत्मिक जुड़ाव है तो उसे किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ चीजों में संशोधन जो आया है, नवीन संशोधन, उसके विषय में जान लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो अब हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम जो 2019 लाया गया, जो नवीन संशोधन अधिनियम था 2019, उसके माध्यम से जो नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है उसको देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से, इन 3 राष्ट्र से, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके जो अल्पसंख्यक हैं, यहां आपको ध्यान रखना होगा कि ये भारत के अल्पसंख्यक की बात नहीं करता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, जिसमें 5 समुदाय आपको देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी। तो आपको 2 बातें यहां ध्यान रखनी है। एक, 3 राष्ट्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, और दूसरा 5 समूह जिसे नागरिकता दी जानी है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी। अगर ये 2 चीज आपको ध्यान रह जाता है तो इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इन लोगों को जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में प्रवास किए हैं, जिन्हें अभी अवैध प्रवासी के रूप में हम लोग समझते हैं, उनको नागरिकता देने की बात की गई है। इसके अलावा इस अधिनियम से जो 6ठी अनुसूची, हमने जो 6ठी अनुसूची के विषय में बात की थी, जिसमें असम, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जो क्षेत्र थे, इसके अलावा अन्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो ये सबसे पहले 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं, ये समझ लीजिए, 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं उनको इस प्रावधान से छूट मिला हुआ है। अर्थात अगर वो इन यहाँ के नागरिकों को अगर इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो वहां से आए हैं उनको अगर नागरिकता नहीं देना चाहते हैं, या उनको ये छूट दी गई है कि आपको नागरिकता देने की, या उस क्षेत्र में नागरिकता हम नहीं देंगे इन राज्यों के अंतर्गत। इसके अलावा जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का जो रेगुलेशन था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसके अंतर्गत जो इनर लाइन परमिट का प्रावधान किया गया है, इनर लाइन परमिट, इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, जो भी वहां पे भी ये चीजें लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले कि भारत में जो अधिनियम 2019 जो लाया गया है, नागरिकता अधिनियम 2019, उसके अंतर्गत संपूर्ण भारत देश में किसी भी क्षेत्र में अवैध प्रवासी जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं,
अल्पसंख्यक उनको नागरिकता दी जा सकती है। तो इन क्षेत्रों को दूर रखा गया इससे। छठी अनुसूची से संबंधित राज्य और 1873 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत जो ILP का जो प्रावधान किया गया है, इन क्षेत्रों से उसे छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार जो संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो कंप्लीट होता है। अब चलिए मूल अधिकार के कुछ विषयों को देखते हैं। तो मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का प्रावधान जो है, अनुच्छेद 11 वहां समाप्त होता है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है, अनुच्छेद 11 आपने नागरिकता तक देख लिया है, तो उसके आगे जो है मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। और मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को मूल अधिकार इसीलिए कहते हैं कि इसमें दो चीज है। एक तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उसे माना गया है, और ये जो है नागरिकों को या व्यक्तियों को संपूर्ण जो विकास है, उसके आर्थिक, सामाजिक, मानसिक विकास के लिए जो अधिकार की जरूरत होती है वो मूल अधिकार है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है, इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए इसके मूल अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। और मूल अधिकार को जो है राज्यों के विरुद्ध गारंटी प्राप्त है। तो आप ये देख सकते हैं कि राज्यों के विरुद्ध जो है मूल अधिकार गारंटी है, और ये जो है इसके लिए जब भी अगर कभी भी राज्य मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, व्यक्तियों की, आम आदमी की, नागरिकों की, तो व्यक्ति जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और इसके अलावा हाई कोर्ट तो जा ही सकता है। उसके प्रावधान के हम लोग उस प्रावधान पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है आपातकालीन अगर उपबंध होते हैं, आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन उपबंध अगर लागू होते हैं देश में, तो इसमें जो है आर्टिकल 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 21 लागू नहीं, मतलब आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको समाप्त तो नहीं कह सकते, निलंबन। तो जब भी देश में आपातकालीन स्थितियां लागू रहेगी तो उस समय अनुच्छेद 21 को छोड़ करके जो है निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकार को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा हमने जो आपको राज्यों की गारंटी, राज्य के विरुद्ध गारंटी है, और ये हमने बता दी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा सकता है, अर्थात इसे हम लोग न्याय योग्य से तात्पर्य ये है कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायालय के शरण में आप जा सकते हैं, अर्थात ये न्याय योग्य है। चलिए अब इसमें देखते हैं इन मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है या विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है समता। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो प्रावधान है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 19 से लेकर के जो 22 तक की स्थितियां होती है, ये आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, ये आपको 23-24 अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत, ये वर्गीकरण मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वर्गीकरण संभव है कि आपको प्रश्न के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? या यहाँ पे अगर उपाधियों का अंत देखें, उपाधियों का अगर अंत देखें तो क्या ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है अथवा स्वतंत्रता के अधिकार? तो इस तरीके से प्रश्न बनते रहे हैं, यूपीएससी में प्रश्न बने हैं,
और स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न इससे बनते रहे हैं और बनने की आगे संभावना भी बनी हुई है। इसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपको अनुच्छेद 25 से प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखें तो संस्कृति एवं शिक्षा का संरक्षण, संस्कृति या धर्म से संबंधित जो संरक्षण, संस्कृति एवं शिक्षा का जो संरक्षण का अधिकार है, यह आपको अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो वाद योग्य होता है, और वाद योग्य होने से तात्पर्य यह है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन राज्य करती है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट से संबंधित अधिकार और उसकी जो रक्षा है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई है, और अनुच्छेद 32 के द्वारा कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो आपको एक गैप मिल रहा होगा अनुच्छेद 31 को लेकर के। तो अनुच्छेद 31 के तहत जो है, अनुच्छेद 31 के तहत जो संसाधन या भूमि से संबंधित जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और ये जो है विधि के अंतर्गत रखा गया है, या ये कानूनी अधिकार के रूप में इसे मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं, इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसकी तुलना अमेरिका, भारत के संविधान में हमने पहले भी चर्चा की, जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और अमेरिकी संविधान के अधिकार बिल से इसकी तुलना अमेरिकी संविधान के अधिकार बिल से की जाती है। तो ये अगर आपके समक्ष उपस्थित प्रश्न हो कि भारत में जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, और उसे अब अगर ये भी प्रश्न हो सकता है कि अमेरिका में जो अधिकार है फंडामेंटल राइट उसका आधार क्या है, तो अधिकार बिल के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका का है। न्यायपालिका को यह दायित्व प्राप्त है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं उसका संरक्षण करें। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने विभिन्न चीजों को देखा, नागरिकता को देखा, भारतीय संविधान और भारत के जो परिचय है उसके विषय में देखा, और मूल अधिकार के विषय में जो कुछ मोटा मोटी चीजें हैं उसको देखा, और इससे आगे के विषयों पे जो अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या क्या प्रावधान है, इंटरनल प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।